रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं कि क्या दीदी यानी ममता बनर्जी बनी है चैलेंजर या बनेंगी चैलेंजर। तो ममता बनर्जी लगातार देश के बड़े नेताओं से मिल रही हैं, खासतौर पर देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से। लेकिन इसमें एक अपवाद है, वो है कांग्रेस। एक तरफ ममता कह रही हैं कि वो बीजेपी को राजनीतिक तौर पर देश से बाहर देखना चाहती हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि अब यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी तृणमूल कांग्रेस की चीफ देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के राजनीतिक अस्तित्व पर हमला कर रही हैं। इसमें ममता बनर्जी की राष्ट्रीय नेता और राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा दिख सकती है, लेकिन इसके लिए वो जो रास्ता चुनती हुई दिख रही हैं वो बड़ा दिलचस्प लग रहा है और साथ साथ कई सवाल भी उठा रहा है। अब ममता अपनी इस राजनीतिक योजना को कितना और किस तरह आगे लेकर जाएंगी, ये तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगी हमें दिखता चलेगा, लेकिन राजनीतिक में इससे जरूर एक गर्माहट पैदा होती हुई दिख रही है और कुछ नए समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। तो आज उन्हीं पर होगी चर्चा, जो कि बड़ी दिलचस्प होगी। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल, राजनीतिक विश्लेषक तौसीफ अहमद खान, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा और सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। और आप सबसे बातचीत करने के लिए आज कार्यक्रम में मैं हूं विपिन भट्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कायदे से तो शुरुआत टीएमसी के साथ होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे साथ पुरोहित साहब जुड़े नहीं, तो चलिए कांग्रेस से ये शुरुआत हम कर देते हैं। गुरदीप साहब, जब ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अब यूपीए का अस्तित्व नहीं है और साथ में उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि देश के बाहर जो नेता रहते हैं तो पार्टी कैसे चलाएंगे, यानी कोई इसमें ज्यादा समझने वाली बात नहीं है कि वो किसकी ओर इशारा कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप ममता जो कुछ करना चाहती हैं तो वो कांग्रेस की पीठ पर पांव रख के उसे करना चाहती हैं? विपिन जी, पहले तो ये बताइए कि ममता बनर्जी यूपीए में थी कब? वो तो यूपीए में थी ही नहीं, तो उसके खात्मे का ऐलान करना तो उनके लिए बड़ा अजीब सी बात है। सच ये है कि आज की तारीख में भी ममता बनर्जी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि कांग्रेस कई राज्यों में अपने अलायंस के साथ पावर में है। डीएमके के साथ अलायंस है, एनसीपी शिवसेना के साथ अलायंस है, झारखंड में अलायंस है जेएमएम के साथ, और कई सारे राज्यों में छोटे अलायंसेस कांग्रेस के चल रहे हैं। ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं अपने आप को कि वो एक सेंट्रल धुरी बन के उभरे और उनकी पार्टी को लोग राष्ट्रीय पार्टी मानना शुरू कर दें। एक स्टेट जीती हैं वो, ये बात सच है, लेकिन अब उनकी कोशिश है, इस कोशिश में वो भूल जा रही हैं। और आप मीडिया में भी शायद आज इस बात को नोटिस नहीं किए कि कल दो बड़ी घटनाएं हुई जिसकी किसियाहट आज उनकी भाषा में दिखी है। एक कि गोवा में जब उन्होंने अपना रथ शुरू किया और बोला हम गोवा की मेन पार्टी बनेंगे, तो उन्होंने अप्रोच किया विजय सरदेसाई को, गोवा फॉरवर्ड पार्टी के, और उनको बोला कि आप तृणमूल कांग्रेस में मर्ज हो जाइए। उन्होंने मना कर दिया और वो कल ही कांग्रेस के साथ अपना अलायंस डिक्लेयर किया। तो ये खिसियाहट आज उनकी वजह है। और दूसरी वजह यह है कि कल जब उन्होंने सुबह ये तय किया पार्लियामेंट के अंदर तृणमूल कांग्रेस अलग चलेगी और जैसा आज उन्हें लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेके चलेगी, तो अंत में क्या हुआ कि 18 पार्टीज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के रूम में थी और तृणमूल कांग्रेस अकेले हो गई। और आधे घंटे बाद चुपचाप आके उन्होंने बाकी पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। उनके पास कोई मुंह नहीं बचा था कल दिखाने के लिए। तो ये जो कल कोशिश हुई उनकी और फ्लॉप हुई, उसके बाद आज उन्होंने मीडिया को एक जुमला देके कोशिश की है कि रेलेवेंस बनी रहे और ये कोशिश की जाए कि कांग्रेस पे अटैक करे। अब सवाल ये है गुरदीप साहब, अब वो यही तो मेरा सवाल था कि क्या वो कांग्रेस को वो चीज समझ रही है कि जिस पे अटैक करके उनका फायदा होगा, और वो दिख भी रहा है। देखिए कई नेता जो आपके हैं वो शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे। 12 विधायक उन्होंने आपके मेघालय से तोड़े, मुकुल संगमा साहब उनके साथ चले गए, फिलेरियो साहब उनके पास गए हैं, अशोक तंवर जाते रहे हैं, आप कीर्ति आजाद चले गए हैं, जो आपके बड़े चेहरे बड़े नाम हैं। तो लगातार ये तो वो कर ही रही हैं। जी, पहले तो गोवा की बात अब कर लीजिए। बड़े जोश खरोश के साथ उन्होंने गोवा की विजय यात्रा शुरू की थी। अभी चुनाव 3 महीने दूर है और वो फ्लॉप हो गई है। आज गोवा की बात कर भी नहीं रही तृणमूल कांग्रेस। उनके अपने नेता जो वहां पे गोवा में पोस्टेड हैं बंगाल से जाके,
वो आज ये कहने लग गया कि शायद हम एक भी सीट ना जीते। तो वो यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गई। मेघालय में कोशिश की है उन्होंने, 1 साल बाद आप देखिएगा उसका क्या हश्र होने जा रहा है। त्रिपुरा में कोशिश की है, हश्र सामने है। तो सवाल ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी पीछे जो उपचुनाव हुए तो तृणमूल ने तो अपने बंगाल में जीते, लेकिन महाराष्ट्र में सीट किसने जीती, हिमाचल में सीट किसने जीती, बीजेपी तीसरे नंबर पे आई। राजस्थान में किसने जीती, बीजेपी तीसरे और चौथे नंबर पे आई है। कर्नाटक में किसने सीट जीती है, कई सारे राज्यों में कांग्रेस ने सीट जीती है ना, ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ममता बनर्जी ना जाने किस वजह से वो कोशिश इस तरह से कर रही हैं, हालांकि वजह हम सब जानते हैं कि वो कोशिश किसी कंसल्टेंट, पेड कंसल्टेंट के कहने पे कर रही है और किसी तरह से मोदी जी को फायदा भारतीय राजनीति में एक्सटेंड हो सके। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसके यूपीए जो मूल मुद्दा आपने आज उठाया, ठीक है सर, नहीं ठीक है, हम क्योंकि अब आखिरकार थोड़ा सवाल ये भी बनेगा कि क्या मतलब, देखिए अगर वो कांग्रेस को चुन रही है तो कहीं ना कहीं उनको कोई एक रास्ता दिख रहा है तभी वो चुन रही है। लेकिन आपने कहा कि ना जाने क्यों, फिर आपने कहा एक वजह भी है, पर वो ना जाने क्यों थोड़ा सा है। आप यहां पर विनोद जी के पास जानी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाँ सर, करेंगे बातचीत। विनोद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक तरफ वो कह रही हैं कि हम जो है मोदी सरकार को चैलेंज करेंगे या मैं बीजेपी का अस्तित्व राजनीतिक तौर पे इस देश में नहीं देखना चाहती हूं। दूसरी तरफ वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साध दिया है, चाहे उसकी लीडरशिप के लिए कह लीजिए या पूरे यूपीए को लेकर कह लीजिए। तो ममता बनर्जी, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी तो बाद में आएंगे या बीजेपी तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले वो चाहती है कि मैं कांग्रेस की जगह ले लूं और कांग्रेस के ऊपर सवारी कर जाऊं। अब देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीती हैं और उसके लिए जो उन्होंने कैंपेन किया और जिस तरह से बीजेपी को हराया, वो तृणमूल कांग्रेस की एक उनको क्रेडिट मिलना चाहिए उसके लिए। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट अचीवमेंट कि भाई उन्होंने वहां जीता, इतने बड़े कैंपेन के बाद बीजेपी के उन्होंने हरा दिया उनको और बुरी तरह से हराया। लेकिन जब आप देशव्यापी स्तर की बात करते हैं तो मैं आज के दिन, हम लोग जो मीडिया में हैं, हम लोगों को ये बड़ी खबर लग रही है, लेकिन मान लीजिए कि कल को जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो जाएं और वहां पर मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव सरकार बना लें या योगी जी के सीटें 100 से ज्यादा कम कर दें, तो उसके बाद क्या नया राग आलापेंगे हम लोग। आज के दिन क्या है, तृणमूल कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा में मिला के वो 35 सीट है। अगर ये मान लें कि सारी सीटें वो वेस्ट बंगाल में जीत जाएंगे अगले इलेक्शन में, और गोवा की भी सारी सीटें जीत जाएंगे और त्रिपुरा के भी जीत जाएंगे और मेघालय की भी जीत जाएंगे, तो उनकी सीटें 45-50 से ज्यादा नहीं हो सकती। हम अगर बीजेपी को चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कांग्रेस का जो कार्यकलाप है वो बहुत हतोत्साहित करने वाला है, डिस्करेज करने वाला है। कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेल नहीं रही और कांग्रेस जो है उसको जो राजनीतिक निर्णय लेने चाहिए जल्दी से वो नहीं ले रही। लेकिन कांग्रेस 87 सीट्स है और तृणमूल 35 राज्यसभा और लोकसभा में मिला के। अगर तृणमूल को इतना हम तूल दे रहे हैं तो भाई डीएम को क्यों भूल रहे हो? उनकी 34 सीट है दोनों हाउसेज में मिला के, और उनके थोड़ा पीछे जगनमोहन रेड्डी है जिनकी 28 है दोनों हाउसेज में मिला के। तो थोड़ा मैं समझता हूं कि मीडिया को भी बैलेंस बना के चलना चाहिए। ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं और उनको अधिकार है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो और जगह जाके अपनी इन्फ्लुएंस फैलाना चाहती हैं तृणमूल कांग्रेस की। लेकिन ये कह देना कि ममता बनर्जी जिसने वेस्ट बंगाल में रिप्लेस कर दिया कांग्रेस को, आज असली पार्टी तो वही है। वो कांग्रेस छोड़ के गई थी और वो असली कांग्रेस बन गई वेस्ट बंगाल में। पर क्या वो देशव्यापी स्तर पर असली कांग्रेस बन जाएंगी, वो देखने वाली बात है। और मैं समझता हूं उसके लिए ये एनालिसिस जरा अर्ली है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया
उसके बाद तो किसी ने ये नहीं कहा कि भाई वो देश भर में, उन्होंने कोशिश भी नहीं की, ये बात अलग है, वो अपनी बेस वहां पर स्ट्रांग करना चाहते हैं। लेकिन ये जो राजनीतिक विश्लेषण है, ये मेरी नजर में एक तो प्रीमेच्योर है और दूसरा अनरियलिस्टिक है। कांग्रेस हारने के बावजूद भी बुरी तरह से जी, और मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी जो है वो इतना, उनका परफॉर्मेंस डिस्करेजिंग है जिस तरह से वो अपना शायद यही बात है सर कि कांग्रेस का अपना परफॉर्मेंस इतना डिस्करेजिंग हो गया है कि शायद ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है, जिसको मैं अगर सॉफ्ट टारगेट करूंगी तो मेरा बड़ा टारगेट अचीव होगा। आशुतोष, मैं आपके पास आता हूं कि ममता, जो अभी सर कह रहे थे, ममता बनर्जी ने अभी चुनाव जीता, सीधी वहां पर बीजेपी से टक्कर थी, बढ़िया टक्कर थी। डेफिनेटली कोई भी अगर